नीट यूजी 2024 और नीट यूजी 2025 ये दोनों के सिलेबस अभी मेरे हाथ में है और विश्वास मानिए इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। इनफैक्ट जो गलतियां, जो स्पेलिंग मिस्टेक्स इसके अंदर थी वही स्पेलिंग मिस्टेक्स के अंदर भी हैं। तो अगर आप ये वीडियो इसलिए देख रहे हैं कि शायद कोई डिलीटेड टॉपिक्स पता चल जाएं या कोई नई अपडेट मिल जाए, तो आप इस वीडियो को अभी के अभी स्किप कर सकते हैं, क्योंकि कोई सिलेबस में अंतर नहीं है। पर अगर आप उनमें से एक बच्चे हैं जिनको अभी तक यही नहीं पता कि सिलेबस क्या है, तो उनके लिए पूरे ये पन्ने एकदम नए हैं। तो अब मैं ये बताने वाला हूं आपको कि बेसिक फिजिक्स का सिलेबस जो वेबसाइट पे अपलोड हुआ है, जो एनएमसी की वेबसाइट पे अपलोड हुआ है, वो क्या है। सो लेट मी शो यू द पीडीएफ। आपको पीडीएफ दिखाता हूं जिससे आपको आइडिया लगेगा कि हाँ भाई सिलेबस अब फिजिक्स का जो है वो किस तरीके का है। सो ये 2025 का सिलेबस है। जैसा मैंने कहा 2024 के सिलेबस से हूबहू मैच करता है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और जो गलतियां हैं वो भी कॉपी पेस्ट ही हुई है। अब अगर बात करें फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन की, फिजिक्स एंड मेजरमेंट्स की, तो इसमें वही टॉपिक्स हैं जो हमारे एनसीईआरटी में हमको मिलते हैं। दैट इज यूनिट एंड मेजरमेंट है, हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, लीस्ट काउंट है, सिग्निफिकेंट फिगर्स है, एरर्स है, बिल्कुल वही चीजें जो ऑलरेडी हम लोग को बताई जाती हैं कि जो जो पढ़ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता ही रहता है। साथ ही साथ अगर आप देखें काइनेमेटिक्स की तरफ चले तो काइनेमेटिक्स में फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, एडिशन सब्ट्रैक्शन, वेक्टर्स के बारे में यहाँ पे थोड़ी बातें हैं। रिलेटिव वेलोसिटी का टर्म यहाँ लिखा हुआ है, मोशन न प्लेन का टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है। लॉज ऑफ मोशन की बात करें तो वो 3 मेजर लॉज जो हमको पढ़ाए जाते हैं। फ्रिक्शन के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है अलग से, पिछली बार भी लिखा हुआ था, इसका मतलब फ्रिक्शन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही साथ यहाँ पे सर्कुलर मोशन के डायनेमिक्स, बैंकिंग, ध्यान रखिएगा बैंकिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, इस पे सवाल जरूर लगा के जाइएगा। वर्क एनर्जी पावर की बात करें तो वर्क एनर्जी पावर में आपको वेरिएबल फोर्स के वर्क डन के बारे में है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, वर्क एनर्जी थ्योरम सवाल आता ही आता है, वर्क एनर्जी थ्योरम पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन्स, तो यहां पर इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन दोनों कोलिजन मेंशन्ड है, और 1D एंड 2D मतलब यहां पे आपको ऑब्लिक कोलिजन भी पढ़ के जाने हैं। आगे अगर बात करें इसमें, अगर हम मूव करें रोटेशनल डायनेमिक्स में, तो रोटेशनल डायनेमिक्स में सेंटर ऑफ मास भी आ जाता है, पूरा कॉन्सेप्ट आ जाता है सेंटर ऑफ मास का, मूवमेंट ऑफ फोर्स मतलब टॉर्क आ जाता है, एंगुलर मोमेंटम आ जाता है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आ जाते हैं, उसके एप्लीकेशंस आ जाते हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, रेडियस ऑफ गायरेशन है। और एक इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे वीडियोस में मैं ये चीज देख रहा था कि रोलिंग मोशन मेंशन नहीं है। अगर रोलिंग मोशन मेंशन नहीं भी है तो भी आप जानते हैं कि रोटेशनल मोशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको रोलिंग मोशन कहते हैं। तो अगर आपने रोलिंग मोशन स्किप करके जाएंगे ना, तो एक डर अंदर से हमेशा खाता रहेगा कि अरे यार मैं स्किप करके आया, चाहे वो पेपर में आए या ना आए, फिर भी अंदर से डर खाता रहेगा, या मैं रोलिंग स्किप करके आया हूं, मैं रोलिंग पढ़ के नहीं आया हूं। तो एक काम करिएगा, रोलिंग के जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं, जो बेसिक रोलिंग होती है, कम से कम वो रिवाइज करके जरूर जाइएगा, ये मेरी तरफ से आपको सलाह है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगर हम ग्रेविटेशन की बात करें तो ग्रेविटेशन में एज इट इज जैसा 2024 का सिलेबस बिल्कुल कॉपी पेस्ट हुआ है, कोई अंतर नहीं है, सेम चीजें हैं। सैटेलाइट के बारे में है, केपलर्स लॉ है, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। हाँ, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी पिछली बार रोटेशनल मोशन वाली ग्रेविटी वाला जो केस होता है वो हटा दिया गया था, इस बार भी वो नहीं है यहां पर। तो अगर आप रोटेशनल मोशन की वजह से जो ग्रेविटी में अंतर पड़ता है वो नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप उसको स्किप कर सकते हैं, वैसे भी 5 मिनट का टॉपिक है, कोई बड़ा टॉपिक वैसे भी नहीं है। अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स की बात करें, वही सारी चीजें, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, इलास्टिक बिहेवियर, सारी चीजें मिल जाएंगी। थर्मोडायनेमिक्स में सेम चीज मिल जाएगी, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ। यहां पर आइसोबैरिक और आइसोकोरिक प्रोसेस मेंशन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको पढ़े ना। आइसोकोरिक जरा सा है या 10 मिनट का टॉपिक है, आइसोबैरिक भी 10 मिनट का टॉपिक है, और जो मेन इंपॉर्टेंट होते हैं वो आइसोथर्मल और रेडियाबेटिक होते हैं, जिनमें बच्चों को दिक्कत आती है, वो जब यहां लिखे हैं तो आसान चीज छोड़नी ही क्यों है, ठीक है। तो वापस से कहता हूं, अगर आप बिल्कुल लाइन टू लाइन चलने की कोशिश करोगे ना तो आपसे चीजें स्किप हो जाएंगी, और वो जब स्किप होंगी ना तो आपको कभी भी अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। इसलिए ध्यान रखिएगा कि एक एक लाइन पकड़ के नहीं बैठना है कि ये लिखा है मैं तो बिल्कुल यही पढ़ के जाऊंगा। इसके सराउंडिंग भी बहुत टॉपिक्स होते हैं, उनको भी पढ़ के जाना है। एंड यू कैन रेफर टू एनसीईआरटी एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम। आप एनसीईआरटी को रेफर कर सकते हैं, उससे बहुत अच्छी क्लैरिटी मिल जाती है क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। केटीजी में भी वही सेम चीजें हैं, ऑसिलेशन एंड वेव्स में भी सेम चीजें हैं। पिछली बार भी फोर्स्ड ऑसिलेशन, डैम्ड ऑसिलेशन हटा दिया गया था, इस बार भी फोर्स्ड ऑसिलेशन, डैम्ड ऑसिलेशन नहीं है। मैंने बोला कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कुछ अंतर नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सेम टू सेम, कोई अंतर नहीं। गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कंडक्टर्स की वही प्रॉपर्टीज जो पढ़ाई जाती हैं पढ़नी पड़ेंगी। करंट पढ़ना पड़ेगा, करंट में भी वही टॉपिक्स डिलीटेड हैं जो आपके पहले थे। कलर कोडिंग नहीं आने वाला है, पोटेंशियोमीटर नहीं आने वाला, वो इस साल नहीं पिछले साल भी नहीं आया था। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट की अगर बात करें तो इसमें से भी काफी सारा पोर्शन हटा दिया गया है, वो पोर्शन ऑलरेडी हटा हुआ था, कुछ अपडेट नहीं है। देयर इज नो अपडेट, मैं फिर से कह रहा हूं देयर इज नो अपडेट। सिलेबस में कोई नई चीज नहीं हुई है, ठीक है। जो चीजें पहले नहीं पढ़ाई जा रही थी, जैसे कि
आपको इसके अंदर साइक्लोट्रॉन नहीं पढ़ाया जाता था, तो साइक्लोट्रॉन अभी भी नहीं है सिलेबस में, ठीक है। तो साइक्लोट्रॉन अगर आप पढ़ रहे हैं तो वो आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एसी में भी वही सेम चीजें हैं, ट्रांसफॉर्मर है, जनरेटर है, हमारे एलसीआर सर्किट्स हैं। एलसी ऑसिलेशंस यहां पर मेंशन नहीं है, पिछली बार भी मेंशन नहीं था, तो आप एलसी ऑसिलेशन वाला पार्ट स्किप कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सेम चीजें हैं। ऑप्टिक्स में आप देख सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर, ये देखो मैं आपसे कह रहा था, ये देखो यहां पर देखो, पिछली बार भी ना मोरार लिख के भेजा था, इस बार भी मोरार लिख के ही भेजा है। तो आप समझो क्या मतलब, किसी ने सोचा भी नहीं है कि चलो कुछ अपडेट डाले, तो जब उनने नहीं सोचा तो आप क्यों सोच रहे हो, मोरार का मोरार ही रहने देते हैं। तो यहां पर मोरार फॉर्मूला भी पढ़ना है, कुछ नया फॉर्मूला देख लेना, फिजिक्स में मजाक कर रहा हूं, मिरर फॉर्मूला ही पढ़ना है, ठीक है। और ये पूरा सेम टू सेम, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप सेम टू सेम। डुअल नेचर में भी कोई अंतर नहीं, वही चीजें पिछली बार भी डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट कुछ हटाए गए थे, वो पोर्शन अभी भी कट है आपका। एटम्स एंड न्यूक्लियाई में आपको पिछली बार भी अल्फा स्कैटरिंग जो डिके है, रेडियो एक्टिव डिके वाला पार्ट है, वो हटाया गया था। अब यहां लिखा तो है फिशन और फ्यूजन, और डिके में कुछ खतरनाक चीज है ही नहीं यार, एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला पढ़ लो, 2-4 क्वेश्चन लगा लो, डिके खत्म हो जाता है। तो डिके में बहुत डिटेल में नहीं जाना, ये अच्छी बात है। जो टॉपिक यहां मेंशन नहीं है अब उनमें बहुत डिटेल में मत जाओ, पर कम से कम उनका ओवरव्यू लेके जाओ। जब हम पे समय है, अभी ऐसा समय तो चल नहीं रहा कि अब सब खत्म हो गया है ना, कि कल परसों पेपर है, अभी तो वो समय चल रहा है कि जब हम अपने में इंप्रूवमेंट डाल सकते हैं। अभी कुछ एड ऑन्स लेने हैं तो हम ले सकते हैं, तो वही काम यहां पे किया जाएगा। हमें यहां पे डिके मेंशन नहीं है, फिर भी हम बेसिक डिके का लॉ पढ़ के जाएंगे और साथ में 2-4 क्वेश्चन लगा के जाएंगे कि इन केस अगर उनका दिमाग फिर गया, एक आध क्वेश्चन उन्होंने डाल दिया, तो हमारे फेवर में काम करे ये चीज, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स में सेम चीजें, ये हमारे गेट, सारे लॉजिक गेट्स हमको ध्यान रखने हैं। जीनर डायोड भी है, जीनर डायोड को वोल्टेज रेगुलेटर की तरह कैसे यूज करते हैं, सर्किट डायग्राम कैसे बनते हैं, वो सारी बातें। ये एक्सपेरिमेंटल की लिस्ट पिछली बार भी थी, इस बार भी है। जैसे इसमें वर्नियर कैलिपर है, स्क्रू गॉज है, सर्ल्स एक्सपेरिमेंट है, सरफेस टेंशन पानी का है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, आपका स्फेरिकल बॉडी में स्टोक्स लॉ है। ये सारी चीजें पिछली बार भी थी, एज इट इज इस बार भी है। ये एक सिंपल सा ग्राफ होता है जो हम लोग पढ़ाते हैं, प्रिज्म के केस में डेविएशन का ग्राफ होता है, वो भी ग्राफ यहां पे लिखा हुआ है, एक्सपेरिमेंटल में सब कुछ यहां पे लिखा हुआ है। अब यहां पर अगर आपने सारी चीजें अपडेट ले ली हैं तो आपको इससे ये पता चल गया कि सिलेबस में क्या है, राइट, और कोई अंतर आया नहीं है। पर क्या आपको यह पता चला कि कौन सा पार्ट कितना इंपॉर्टेंट है? क्या आपको यह पता चला कि किस में कितना फोकस करना है? इससे कुछ पता नहीं चलेगा। अगर ये लाइनें पढ़ के चले जाएंगे पेपर में तो इससे कोई फायदा नहीं होना। कम से कम एक वेटेज का आइडिया लेके तो जाइए। तो चलो एक काम करता हूं, मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर देता हूं और मैं आपको ना थोड़ा वेटेज में मदद कर देता हूं कि आपको किस पे कितना फोकस करना है अकॉर्डिंग टू द वेटेज। तो जरा वेटेज पे बात करें तो जरा देखिएगा ढंग से कि वेटेज में हमारे पास कौन सी यूनिट कितना वेटेज लेके बैठी है। जैसे मैकेनिक्स हमेशा से ज्यादा वेटेज लेके बैठती है, 26.67% यहां पे मैकेनिक्स है। प्रॉपर्टीज ऑन सॉलिड्स एंड फ्लूइड 5%, छोटा टॉपिक रहता है, 2 दिन में कवर हो जाता है। थर्मोडायनेमिक्स 8%, छोटा टॉपिक है, अच्छा वेटेज है। तो ये वेटेज की यहां पे लिस्ट है। एसएचएम वेव्स 5.86%, मैग्नेटिज्म की बात करें तो 9%, मॉडर्न फिजिक्स की बात करें, भाई साहब मॉडर्न फिजिक्स, तो ये मैंने वेटेज की एक लिस्ट बना ली, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 100% ये मैंने पूरा बना रखा है। इस तरीके से आपको वेटेज का आइडिया लग जाएगा। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना तो आपको ये वेटेज मदद करने वाले हैं, ना कि सिलेबस। तो आपको पता होना चाहिए कि किसको क्या टारगेट करना है, किस परसेंटेज को ऊपर रखना है, किस परसेंटेज को नीचे रखना है, कौन से टॉपिक को पहले टारगेट करना है और कौन से टॉपिक को बाद में टारगेट करना है। अब अगर आप उनमें से बच्चे हैं जो कहते हैं कि सर इतने बड़े बड़े वेटेज देख के भी हमारा कोई फायदा नहीं होगा, हम थोड़ी ना एक दिन में पूरी मॉडर्न फिजिक्स पढ़ लेंगे, हम थोड़ी ना एक दिन में पूरी मैकेनिक्स कवर कर लेंगे, 26% कवर कर लेंगे। सर इसके क्या टुकड़े किए जा सकते हैं? किए जा सकते हैं मत बोलो, कर दिए गए हैं बोलो। हमने अपनी मंजिल 180 सीरीज के अंदर जो 4 नवंबर हमने पहली क्लास ली थी, वहां पर जब हमने स्टार्ट किया था तो इस विजन के साथ ही स्टार्ट किया था कि मैं आपको डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ परसेंटेज ऐड कराते चलूं, और वो ऐड करते आए आज हम लोग उसमें लगभग 30% से 33% के मार्क पे पहुंच चुके हैं। तो मैंने इस सिलेबस को और फर्दर डिवाइड कर रखा है इनटू चैप्टर्स, और चैप्टर्स फिर भी दिक्कत देते हैं, इसलिए उसको फर्दर डिवाइड करके रखा हुआ है इनटू टॉपिक्स। तो यहां वो टॉपिक लिस्ट है जिसकी आप सच में तैयारी, जिसके बारे में आप सच में सोचेंगे और तैयारी करना चाहेंगे। तो जो आपको चाहिए ना इस समय वो ये चीज है।
आपको सिलेबस नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि किसका कितना परसेंटेज है। क्या पढ़ना है वो तो मंजिल सीरीज में पढ़ाया जा रहा है, वो हमारा काम है बेटा, आपका काम नहीं है। आपका काम है केवल देखना कि ये चीजें सारी कवर हो रही हैं सर के पार्ट से, हमको बस उसमें पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है, खत्म करना है। तो ये डेली परसेंटेज ट्रैकिंग है मेरे पास। इसमें से ऑलरेडी हमारे 30 सेशंस, लगभग 29 सेशंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो उसमें अगर हम परसेंटेज को ऐड करें रफली, तो रफली 30% का मार्क ऑलरेडी हो चुका है। तो आप देख सकते हो बहुत छोटे छोटे बारीक बारीक परसेंटेज भी आपको देखने को मिल रहे होंगे, और काफी बड़े बड़े परसेंटेज भी देखने को मिल रहे होंगे। यहां 1.82% लिखा हुआ है, यहां 0.61% लिखा हुआ है। तो इतनी बारीकी से ये ट्रैकर बनाया गया है कि हम बच्चों को बता सकें कि बेटा रोज मेहनत करेगा ना तो फिर 1-1% ऐड होगा। और ये 1-1%, वो बोलते हैं ना बूंद बूंद से सागर बनता है, ये 1-1% कब तू सागर में कन्वर्ट हो जाएगा, कब तू नीट 2025 का सपना हासिल कर लेगा, तुझे पता भी नहीं चलेगा। ये डेली ट्रैकिंग के लिए बनाया गया है, उस बच्चे के लिए जो सच में सीरियस है। एक दिन में 10%, एक दिन में 20%, ये तो सोचो भी मत। एक दिन में 1% मिल जाए, ये एक किस्मत की बात है। तो 1% भी अगर रोज ऐड होता है, तो आज से भी 100 दिन अगर देखें तो 100% का मार्क हासिल किया जा सकता है। और मंजिल सीरीज का जो विजन है वो यही है बेटा, कि हमने अलाइनमेंट इस तरीके से किया है कि हम आपको 100% के मार्क तक पहुंचा पाए। आप देख सकते हो टॉपिक को कितना सेग्रीगेट करके बनाया गया है। तो अगर आपने अभी तक मंजिल सीरीज ज्वाइन नहीं करी है तो यू कैन ज्वाइन द सीरीज, मैं उसकी वीडियो लिंक नीचे डाल दूंगा, तो आप मंजिल सीरीज में से कुछ लेक्चर्स कवर कर सकते हैं। एंड इफ यू वर वेटिंग फॉर एन अपडेट, डिलीटेड टॉपिक्स, सर क्या अपडेट आया, क्या चेंजेस हुए, नया क्या हुआ, पुराना क्या था, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं, कोई अपडेट नहीं आया है। जो गलतियां पहले थी, इनफैक्ट वो गलतियां भी रिपीट हुई हैं। सो देयर इज नो अपडेट फ्रॉम एनी वेबसाइट और एनी अपडेट फ्रॉम एनएमसी और एनटीए ऑन नीट 2025। तो जो तैयारी आप 2024 के हिसाब से कर रहे थे, आप 2025 के हिसाब से भी वही तैयारी करें, पर एक नए जोश के साथ। और उसके लिए अगर आपको मेरी मदद चाहिए तो यू कैन ज्वाइन द मंजिल सीरीज। थैंक यू सो मच, मिलते हैं मंजिल सीरीज में।